गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन क्या है, बैरोमीटर, फैदोमीटर, फ्लैक्टोमीटर और अल्टीमीटर। आंसर क्या होगा, फैदोमीटर आंसर होगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र है, फैदोमीटर है। ये सारे सेट का जो पीडीएफ है वो एस एस ठाकुर के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन में। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी का आयु का मापन जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग, यूरेनियम विधि, रेडियोधर्मी और जैव घड़ी विधि। आंसर क्या होगा, यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु का मेजरमेंट होता है। कार्बन डेटिंग जो विधि है उससे हम लोग कार्बनिक पदार्थों का एज डिसाइड करते हैं, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उससे रेडियोधर्मी रेटिंग का जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेटिंग होगा, है ना। आंसर क्या होगा, यूरेनियम विधि से हम लोग पृथ्वी की आयु का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक किस जंतु में देखा गया है। तो देखिए, ये एक आरएच का हो गया, ऋषिस बंदर है ना। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन में बी बंदर। तो आरएच जो कारक है वो किस में पाया जाता है, बंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेराइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो मिलेराइट किसका अयस्क है, ऑप्शन देख लेते हैं। निकेल, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कैडमियम। आंसर क्या होगा, मिलेराइट निकेल का अयस्क है। क्लियर, चलें आगे। जब बात कर ले मैग्नीशियम के अयस्क का, तो डोलोमाइट और कार्नेलाइट यूज़ होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। तो ये जो आपको कशेरुक रज्जु है जो पीठ में होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। 13, 31, 26 और 12। तो आंसर क्या होगा, 31। कशेरुक रज्जु में से 31 जो है जोड़ियां जो है तंत्रिका निकलती है, जिन्हें स्पाइनल तंत्रिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है। तो देखिए, ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन भी अगेन कशेरुक रज्जु से ही केंद्रित होता है, ठीक है, नियंत्रित होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स जो एक्शन है, और ये बेसिकली दो टाइप का होता है, ऑटोनॉमिक होता है और सोमैटिक होता है। डिटेल में कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो मानव शरीर का जो तापक्रम है वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर का तापक्रम लगभग 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कांस्टेंट है, चाहे गर्मी है या सर्दी है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना हम ज़्यादा कर सकते हैं किसी सीज़न में, ना कम कर सकते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट डेटा है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होने पर श्वास की गति। तो देखिए, श्वास हम लोग लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। अगर शरीर में कमी हो गई तो सांस ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, सामान्य गति से क्या होती है, बढ़ जाती है ब्रीदिंग, जब क्या हो, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को बताना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एंगस्ट्रम है, नैनोमीटर है, फर्मी है, माइक्रोन है। तो देखिए, सबसे पहले एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10, ठीक है। सिंबल भी है इसका, ए के ऊपर ऐसे 0 बनता है। नैनोमीटर का है 10⁻⁹। फिर फर्मी मीटर का है आपका 10⁻⁻15, और माइक्रोन का है आपका कितना, 10⁻⁻6। आपसे पूछ रहा है न्यूनतम इकाई कौन सी है, तो फर्मी होगी। क्या होगी, फर्मी मीटर जो है वो न्यूनतम इकाई है लेंथ का, यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, कौन सा है जो हमेशा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, हृदय, हमेशा धड़कता रहता है कंटिन्यू, बिना रुके हुए। आप अपनी सांसों को रोक सकते हैं लेकिन धड़कनों को नहीं। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र ये है। तो देखिए, विमीय सूत्र में जो m होता है वो बेसिकली मास है, kg है, और kg है नहीं तो इसको हटा देते हैं। l लेंथ है यानी मीटर, और t यानी कि मीटर पर सेकेंड,
मीटर पर सेकेंड जो है वो किसका होता है? तो मीटर पर सेकेंड तो मेरे हिसाब से चाल का ही होता है ना। मीटर पर सेकेंड चाल का होगा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा त्वरण का। तो आंसर के अकॉर्डिंग ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? ये देखिए ह्यूमन एनाटॉमी में जब आप बॉडी को पढ़ेंगे और श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि श्वसन के दौरान वायु का गमन का सही क्रम क्या है। देखिए ऑप्शन में सबसे पहला नासा मार्ग जो है ये होता है आपका नाक, जिसको है यहाँ से श्वसन स्टार्ट होता है और ऑप्शन में और कहीं नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नासा मार्ग है, ट्रैकिया है, ब्रोकाई है और ब्रोंक्यूल्स है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। तो निर्वात में कैसा जो है तरंग गमन करेगा? तो निर्वात में हम लोग को पता है लाइट जो है वो गमन करता है और लाइट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आंसर नंबर सी आपको दिख रहा होगा, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो क्या है आपका निर्वात में ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक, ये देखिए फिजिकल चेंजेस उसको कहते हैं जिसको हम लोग रिवर्स कर सकें। जैसे सब्जी को पकाना, आप वापस से सब्जी को कच्चा नहीं बना सकते। लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ़ का जो पिघलना है वो आपका क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि बर्फ़ को पिघला और फिर वापस से हम बर्फ़ जमाएंगे तो वो जम जाएगा। हालांकि कुछ हद तक आपको मोमबत्ती का जलना भी जो है फिजिकल चेंजेस बताता है, लेकिन ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का कड़ी है। कौन सा? मोमबत्ती का जलना। तो जब बर्फ़ का पिघलना है अवेलेबल तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर कोई ऐसा रहता जो बिल्कुल नहीं रहता तो फिर हम लोग को ऑप्शन सी मानना पड़ता। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि केशिकत्व के अलावा भी दूसरा कोई कारण है। स्याही का सूखना सिर्फ केशिकत्व की वजह से है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना भी केशिकत्व है, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना ये भी केशिकत्व है। ये ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसमें क्या केशिकत्व के जो एक्स्ट्रा और क्या क्या यूज़ हो सकता है? तो ससंजक बल भी काम इसमें कर रहा है। ठीक है, ससंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, यहाँ तत्व का मतलब एलिमेंट नहीं समझिएगा, मैटर की बात कर रहा है। तो गैस क्या है? एक मैटर नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जा सकता है? तो जब संग्रहित कर रहा है और दाब बोल रहा है तो दाब कैसा होगा? उच्च दाब पे संग्रहित करेंगे। क्लियर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? उच्च दाब पे संग्रहित किया जा सकता है, मतलब स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। वैसे जो आपका नाइट्रोजन है इसकी मात्रा होती है 46%। कितना होता है? 46% होता है नाइट्रोजन का मात्रा किसमें? यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? मतलब कि जब आपका वायु प्रदूषित हो तो वो बता दे ऑटोमेटिक, या तो कलर चेंज करके या कुछ और करके। ऑप्शन देखिए, फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट और अमरबेल। तो अमरबेल तो एक परजीवी है, ये नहीं है। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, लाइकेन होगा। लाइकेन क्या है? जैव सूचक है, कलर चेंज हो जाता है अगर वायु प्रदूषण बढ़ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? यहाँ देखिए हिंदी में लिखा है दंत लवक और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इनेमल, जो कि सबसे कठोर तत्व है हमारे शरीर का, सबसे कठोर चीज़ है। तो ये कैल्शियम के कौन से यौगिक से बनता है आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम फॉस्फेट। आंसर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है कौन सा? इनेमल, जिसको कि दंत लवक कहा गया हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो देखिए वाष्पीकरण, आप शीतलता का मतलब ठंडक समझिए। जैसे समझिए आपने परफ्यूम मारा या बॉडी स्प्रे, तो आपके बॉडी पे लग के इवेपरेट होता है। जब इवेपरेट हो रहा है तो याद रखिएगा अपने साथ गुप्त उष्मा ले जा रहा है। क्या कर रहा है? ले जा रहा है। कैसा? गुप्त उष्मा। तो जब गुप्त उष्मा ले जाएगा तो याद रखिएगा हम कहेंगे ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, वो गुप्त उष्मा ले जाएगा, लेटेंट हीट ले जाएगा वाष्पीकरण के साथ साथ,
तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपका, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और जब हम परफ्यूम मारते हैं तो वो ठंडा लगता है, इसी वजह से। तो ऑप्शन बी होगा, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण जो है वाष्पीकरण में शीतलता का फीलिंग होता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाजता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगेन यहाँ द्रव्यों का मतलब मैटर के बारे में कह रहा है। विभाजता का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन, थियोडोर अल ब्राउन, ब्रूस ई बर्स्टन और प्रफुल्ल चंद्र राय। तो आंसर क्या होगा, जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने मैटर का जो है विभाजता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होगा। देखिए निकट में 4 वर्ड है तो अवतल हो जाएगा सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 किसी को दे देगा तो MgCl2 बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, MgCl2, जिसको कि हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तड़ित चालक का आविष्कार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है, कई बार हम लोगों ने इसको देखा है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है, वोल्टा, एडिसन, गास और बेंजामिन फ्रैंकलिन। आंसर क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है। क्रय शक्ति क्षमता को हम लोग क्षमता को कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। ये आपका क्रय शक्ति यहाँ क्षमता होगा, ठीक है। तो इसमें जो है भारत का रैंक क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। भारत का रैंक इसमें तीसरा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है। तो देखिए भारत का पहला वेटलैंड शहर है ना, किसको बनाया है, ऑप्शन देख लेते हैं। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और बाड़मेर। आंसर क्या होगा, उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में बनाने की योजना है, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया। तो याद रखिएगा, लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में नीरज चोपड़ा को चुना गया। किसको चुना गया है, नीरज चोपड़ा को, जो किस खेल से संबंधित हैं, भाला फेंक से, ठीक है। किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अक्टूबर 2023 में किसी नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है। देखिए टोटल अभी भारत में नवरत्न की बात करेंगे तो टोटल 16 हो गए हैं, जिसमें कि 15th और 16, 15वां और 16वां जो है एक साथ चुना गया है। 15वां जो है वो है इरकॉन, IRCON, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिसको 15वां नवरत्न का मिल रहा है। और जब बात कर ले रहे हैं हम लोग 16वें का, तो वो है आपका राइट्स लिमिटेड। क्या है, राइट्स लिमिटेड जो है वो 16वां जो है नवरत्न बना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और 15th नंबर का इरकॉन है और 16th नंबर का क्या है, राइट लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है। तो देखिए जब हम बात करेंगे श्री अमित का संबंध, तो अमित का संबंध किससे है, ऑप्शन है आपका बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो और वुशु। तो आंसर क्या है, बॉक्सिंग। अब देखिए जब बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार, तो 2023 में 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है और 2022 के लिए टोटल 25 प्लेयर को जो है आपका ये अवार्ड मिला है। उसमें बॉक्सिंग की बात करें तो 2 लोगों को मिला है, एक तो आपके अमित को और दूसरा जो है आपका कौन है, निखत जरीन। कौन है, इनका नाम आपको याद रखना है, निखत जरीन। क्लियर, इनको बॉक्सिंग के लिए मिला है। चलें आगे, टोटल 25 लोगों को मिला है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। तो जो आर्टिफिशियल हार्ट है ये तैयार किया है किसने, IIT कानपुर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP ग्रोथ कितना बताया है या अनुमान किया है। किसने, IMF ने। तो IMF ने सबसे कम किया है, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा। 5.9% जो है वो IMF ने भारत की GDP बताई है 23-24 के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की,
तो वर्ल्ड बैंक ने 6.3% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है इंडिया का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक 6.3% और आईएमएफ ने 5.9% का ग्रोथ का अनुमान लगाया है भारत का। आरोग्य मंत्री योजना का आरंभ किस केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया है 13 जनवरी 2023 को। आरोग्य मंत्री योजना, मैत्री योजना, सॉरी मंत्री नहीं है, मैत्री योजना का जो शुभारंभ है वो केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2023 को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, अमेरिका, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और जापान। तो प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसको बनाया है? ये है हमारे यादव जी। कौन? मनोज यादव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसको बनाया है? मनोज यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक पंचायत एक खेल मैदान, यहाँ पंचायत होगा, ठीक है। एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा ने की है? ऑप्शन है केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? केरल होगा। और ये क्या है? स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए किया गया। एक पंचायत एक खेल मैदान, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? तो देखिए जो पुस्तक जो बुक है जो स्मोक एंड एसेस है, इसके लेखक हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, अमिताभ घोष, पीयूष गोयल, आतिद्य भूषण और एस.के. द्विवेदी। आंसर क्या होगा? अमिताभ घोष जो हैं वो स्मोक एंड एसेस बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता होना चाहिए। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? कहाँ पे? 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ऑप्शन क्या है? द फैबलमैन्स, दृश्यम 2, एनाटॉमी और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? द फैबलमैन को 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है अहमदाबाद, कोची, बेंगलुरु और दिल्ली। आंसर क्या है आपका? आंसर होगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद है कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उनके विभाग का सही मिलान करें। तो अब देखिए आपको मंत्री और विभाग कौन कौन सा मिला था वो आपसे पूछ रहा है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें जैसे जगजीवन राम का, तो जगजीवन राम को क्या मिला था? श्रम विभाग मिला था। तो सी का 4 कहाँ है? आपको दिख रहा होगा, सिर्फ एक ही जगह है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सरदार पटेल को गृह विभाग मिला था, सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग मिला था, ये भी सही है। लियाकत अली को वित्त विभाग मिला था, ये सही है। यानी कि पहला दूसरा ऐसे चेंज हो गया। 2143, तो 2143 ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है आपको। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। और याद क्या करना है? जगजीवन राम को श्रम स्थान मिला था, श्रम विभाग मिला था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो आई होप सो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये आपको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? 363, 368, 365, 372। लाइव चैट में इसका आंसर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा जारी होने के कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाना जरूरी है? तो याद रखिएगा, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगा तो 1 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 महीने के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या देखिए, लोकसभा तो आपका क्या है, ये टूट जाती है, और राज्यसभा क्या है, परमानेंट है। तो ये जो टूट गई है, मान के चलिए कि लोकसभा का कार्यकाल चल नहीं रहा है, तो 1 महीने में तो आप राज्यसभा से पास करा ही लेंगे, और लोकसभा का जब कार्यकाल आएगा तो 30 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है?
ऑप्शन में देखेंगे प्रधानमंत्री का करते हैं, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी करते हैं, महान्यायवादी का भी करते हैं। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? तो जैसे ही भारतीय संसद कहते हैं तो ये मिलकर बना है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बना है? भारतीय संसद। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बोल दे, महान्यायवादी बोल दे, तो ये सभी क्या है? गलत है। सिर्फ यही तीन चीज़ों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण हुआ है, ऐसा संविधान में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में, मतलब हाईकोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट क्या कह रहा है आपका, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, नहीं है, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, बल्कि कि जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं। आपसे पूछ रहा कौन सा सही है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हस्तांतरण संबंधी राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही नहीं। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। बिल्कुल सही है, ये ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछ रहा कौन सा सही है हाईकोर्ट के विषय में, और आप ये ऑप्शन नंबर सी बहुत आराम से पढ़िएगा कि आपका जो हाईकोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिकली यही है, परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन में देख लेते हैं, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर आधारित था? तो देखिए कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट सेट में भी मैंने बताया। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो था भूमि सुधार से। किससे था? भूमि सुधार से। यही आपका क्या है, 9वां शेड्यूल भी बना था। टोटल 8 शेड्यूल इनिशियल में थे, अभी 12 हैं। 9वां शेड्यूल प्रथम जो भूमि सुधार जो है आपका संशोधन के तहत हुआ है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर आगे 49 क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में बदला गया है? टॉपिक याद रखिएगा, एजुकेशन। जैसे एजुकेशन आया तो मुझे आ गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 में जो है ये 42वां संविधान संशोधन आया है, और उसी में शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण को स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्ण छिद्र, यानी कि बात कर रहा है ब्लैक होल की। किसकी? ब्लैक होल की बात कर रहा है। सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, एस चंद्रशेखर, सीवी रमन, स्ट्राबो और स्टेफन हॉकिंस। आंसर क्या होगा? एस चंद्रशेखर जो है वो ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और जब बात कर लें हम लोग स्टेफन हॉकिंस की, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था, है ना। पैरालाइज थे पूरा, दो उंगली और एक सिर्फ आई के पलक जो है वो काम करता था, उस पर इन्होंने काफ़ी कुछ खोज डाला है, वो छोड़ दीजिए। ये आ गया आपका एस चंद्रशेखर, ब्लैक होल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52, यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ये जो यूरोप में ये जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, ये बेसिकली स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। किसको अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। अच्छा, स्पेन की कैपिटल क्या है, फ्रांस का कैपिटल क्या है, ये दोनों आप लोग मुझे लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? परमाणु विद्युत केंद्र बता रहा है, वो भी पहला और स्वदेशी प्रयास से बना हुआ है। ऑप्शन क्या है, राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र, नरोरा परमाणु केंद्र, तारापुर परमाणु केंद्र और कलपक्कम परमाणु केंद्र। आंसर क्या होगा? आंसर है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र को स्वदेशी प्रयास से बनाया गया है। और साथ ही साथ ये है कहाँ, ये है तमिलनाडु में। ये भी ध्यान में रखना है आपको। कलपक्कम परमाणु संयंत्र जो है, विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ है?
तमिलनाडु में है। अब बात कर लें निम्नलिखित पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व, मतलब लेफ़्ट टू राइट चलना है आपको, पश्चिम इधर है होता है मैप में, तो इधर से चलना है। क्या क्या है आपका क्वेश्चन का ऑप्शन वो देख लीजिए और उसके हिसाब से फिर हम लोग मैप देख लेंगे। ऑप्शन में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा सिपकिला, ठीक है। फिर नाथुला, सिपकिला है, नाथुला है, बॉमडिला है और लिपुलेख है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मैप देख लेते हैं, चलते हैं मैप की ओर। आप देख सकते हैं इस मैप में पूछा गया है सिपकिला, बॉमडिला, नाथुला और लिपुलेख। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ सिपकिला नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आपसे बोला है, इधर से इधर जाना है हम लोग को। सिपकिला के बाद देखिए आपको मिल जाएगा, ये रहा आपका लिपुलेख। ये कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है, यूके में। क्लियर, सिपकिला, लिपुलेख। उसके बाद क्या था, बॉमडिला था और नाथुला था। तो देखिए आपको यहाँ पे नाथुला पास नज़र आ जाएगा, ये आपका सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम में, ध्यान में रखेंगे। और जब हम नाथुला के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर अब रेस्ट क्या रह गया, बॉमडिला रह गया। देखिए यहाँ पे बॉमडिला पास नज़र आ रहा है, ये कहाँ है आपका, ये अरुणाचल में है, ठीक है। तो अगर इस चार सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला आ गया आपका सिपकिला, फिर आ गया आपका लिपुलेख यानी कि SL, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे नाथुला यानी कि N, और फिर आ गया आपका क्या, बॉमडिला यानी कि B। तो ये आप सीरीज़ याद रखेंगे और मैप में कहाँ है वो आपने देख लिया। जब सिपकिला की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जब लिपुलेख की बात करेंगे तो कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। जब नाथुला की बात करेंगे तो वो कहाँ है आपका, सिक्किम में। और बॉमडिला कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। तो SLNB ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हमारे पास क्या था, पहला ऑप्शन क्या था, सिपकिला था, फिर था लिपुलेख, है ना, SL था, फिर आपका क्या था, नाथुला था, और फिर बॉमडिला था, NL था, NB था, है ना। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C आपको दिख रहा होगा, 1 4 2 3, यही आपका आंसर है। और मैप वाला जो सीरीज़ है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए ताकि वो आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। ये जो एन्नौर बंदरगाह है, ऑप्शन देख लीजिए, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आंसर क्या होगा, तमिलनाडु में स्थित है एन्नौर बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्या कह रहा है कि सूचियों को नीचे देकर कुछ से सही मिलान कीजिए। आपका क्या वनस्पति का प्रकार है, कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, और देश है, ठीक है, क्षेत्र है। तो देखिए हम लोग बात कर लें, वनस्पति प्रकार और देश है, बहुत टफ क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको अगर मिलाना हो और याद करना हो तो सबसे पहले समझ लीजिए कि माकवी जो है वो भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिर फिम्बस जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। फिर चैपरेड जो है, चैपरेल जो है वो कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और मोटोरेल है वो चिली में है। आप इसको सीधा सीधा याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर A जो है वो सही होगा। और जनरली किसी भी सेट में आपका 8 से 10 क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, एक अच्छे लेवल का होगा, आपको इसको स्किप नहीं करना है बल्कि ध्यान से देखना है, शायद आपके एग्ज़ाम में कहीं वही ना आ जाए, ठीक है। मेटरेल चीनी में, चैपरेल कैलिफोर्निया में, माकवी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, और फिम्बस जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर A जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो सीधा सीधा समझ, जैव और अजैव मिलके क्या बनाता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जैव और अजैव जो घटक हैं आपके, उसका क्या है, अंतःक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, क्या कह रहा है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी किस राज्य सरकार द्वारा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरुआत किया गया, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका कर्नाटक, ठीक है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये बेसिकली वही CACP है जो MSP वगैरह डिसाइड करती है। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई है 1965 में। कब हुई है, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौद्रिक नीति है। तो देखिए जो वो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय नीति है उसका पूरक होता है। ऑप्शन नंबर B आपको दिख रहा होगा,
मौद्रिक नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति का पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? वित्तीय समावेशन का मतलब हो गया कि भारत या किसी भी देश के जो नागरिक के पास पैसा है उसको हम लोग मेन स्ट्रीम में ला पाएँ। तो उसके लिए बाधक क्या है? तो देखिए, निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी सही होगा। या अगर बैंक का ही ब्रांच नहीं रहेगा तो हम पैसा कहाँ जमा करेंगे? या पढ़ाई लिखाई कम है तो भी है, और निम्न आय है तो भी पैसा कहाँ जमा करें, है ना? तो आंसर क्या होगा? तीनों सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति का मतलब याद रखिएगा, हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन का मतलब होगा मार्केट में क्या है? पैसा ज़्यादा है। और भारत की बात कर रहा है कि भारत में कौन सा सही है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी मनी रेगुलेशन जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होता है। अभी मैंने बताया कि इन्फ्लेशन में पैसा ज़्यादा हो जाता है। अगर हम मार्केट से कैश के इनफ्लो को कम कर दें, पैसा को कम कर दें, तो हमारा इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। तो मुद्रा गुणक में जो न्यूमरेटर यानी अंश जो होता है वो होता है वृहद मुद्रा, ठीक है। अब ऑप्शन में दो में वृहद मुद्रा नज़र आ रहा है, तो अब हर क्या होगा? नीचे वाला क्या होगा? आरक्षित मुद्रा। तो मुद्रा गुणक जो है वो डिसाइड करता है किससे? वृहद मुद्रा और आरक्षित मुद्रा से। क्लियर? चलते हमने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना जैसे बोला तो हम लोग को इसका सबसे पहले कार्यकाल माइंड में आना चाहिए। 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक था, ठीक है। पूछ रहा है जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें से निम्नलिखित में कौन सा एक विषय सम्मिलित नहीं है? तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब जो लॉन्ग रन में हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, जो हमारे समाज का एक ऐसा टॉपिक है जो कि इम्प्रूव नहीं हो पाया, उसको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहला गरीबी में कमी लाना, बिल्कुल सही है। रोजगार अवसर का विस्तार, ये भी सही है। लिंग असमानता में कमी, ये भी सही है। तो आंसर नंबर सी होगा। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ये आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक जो है टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? मार्च 1931 में भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव और राजगुरु की फांसी के विरोध में आरा बिहार की बात हो रही है, किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? यानी कि किसने जो है विरोध किया था इनकी फांसी के ऑर्डर का? ऑप्शन है श्रीमती साधना देवी, श्रीमती कुसुम देवी, श्रीमती सरला देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। आंसर क्या होगा? श्रीमती कुसुम देवी ने इन तीनों के फांसी के विरोध में आरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? देशी रियासतों के बारे में बात हो रहा है। आपको पता होगा संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में जो आपका कैबिनेट मिशन था उसने 389 सीट्स का प्रस्ताव दिया था, जिसमें 296 और 93, ये जो 93 थे ये देशी रियासत थे। तो शायद उस समय के बारे में बात कर रहा है कि देशी रियासत के लिए किसको जो है वो कमेटी का गठन हुआ था, तो कौन थे? तो याद रखेंगे, बटलर समिति, सप्रू समिति, हिल्टन यंग समिति और लेजली स्कॉट समिति। आंसर क्या होगा? बटलर समिति का फॉर्मेशन किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो देशी रियासत है वो 1946 का नहीं था बल्कि 1927 का था। 1927 में देशी रियासत और ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? ऑप्शन से महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। तो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसने की थी? टॉमस मुनरो ने। किसने? टॉमस मुनरो ने। ये ध्यान में रखेंगे। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो अब टाइमिंग लिखना पड़ेगा। 3 ही है आपके पास, पवना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और नील विद्रोह। तो जब नील विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1859 में स्टार्ट हुआ था, एंड तो 1860 में हुआ जस्ट। इसके बाद जब सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था 1763 में, बहुत पुराना। और जब पवना विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था 1873 में। यानी सबसे पहले हम लोग को सन्यासी विद्रोह चाहिए, फिर आपका नील विद्रोह चाहिए,
और फिर आपका पावना विद्रोह चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ध्यान में रखिएगा कि जो सन्यासी विद्रोह है वो 1763 की बात कर रहा है, जब नील विद्रोह की बात करेंगे तो 1859 की बात कर रहा है, और जब पावना विद्रोह की बात करेंगे तो 1873 के बारे में बात कर रहा है। क्लियर? चलें आगे, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो आई होप सो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और आप लोग को पता होगा कि बंगाल गजट जो है वो जेम्स हिकी, क्या बोलते हैं, J.A. हिकी इसके संपादक थे। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरुणडेल कमेटी 1906 में निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो ये जो अरुणडेल कमेटी है इसका फॉर्मेशन 1906 में हुआ था, पहले तो ये आप जान लीजिए। और 1905-1906 के आसपास बंगाल विभाजन का भी चल रहा था, या बोलिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग अलग हुआ, 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल अलग हो गया। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे थे अरुणडेल कमेटी का। तो अरुणडेल कमेटी ने सिफारिश किया कि बंगाल विभाजन को रोक दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए, बंगाल विभाजन को पुनः संयुक्त करने के लिए कौन सी कमेटी थी? अरुणडेल कमेटी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाइए। जैसे हम बात कर लेंगे इंडियन लीग का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो इंडियन लीग का फॉर्मेशन हुआ है 1875 में। ठीक है, फिर बात कर लेंगे बॉम्बे एसोसिएशन का कब हुआ है, तो जब बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1852 में। फिर मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था 1884 में। ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन का कब हुआ है, 1876 में। तो अब आप देख सकते हैं उनके क्रम के हिसाब से सजाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 1952, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन मतलब थर्ड। फिर क्या आ जाएगा, 52 के बाद आ जाएगा 1975 इंडियन, यानी कि 3 और 1। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, ये सही है। क्लियर? अब अगर इनके फॉर्मेशन की बात कर लें तो याद रखिएगा कि जो आपका बॉम्बे एसोसिएशन है इसको दादा भाई नौरोजी ने फॉर्मेशन किया था। फिर हम बात कर ले इंडियन लीग की, तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। फिर इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया, और मद्रास महाजन सभा जो है वो वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुरु गुल रुखी नामक नाम की कविताओं की रचना की थी? क्या नाम था कविता का? गुल रुखी नाम की कविताओं की रचना की थी। ऑप्शन क्या? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा गुल रुखी जो है कविताएं का रचना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे सही है, कालीबंगा घग्गर नदी पे ये भी सही है, रोपड़ जो है वो चिनाब नदी पे, ये गलत है। रोपड़ जो है वो कहाँ है? सतलज नदी पे है। किस पे है? सतलज नदी पे, ध्यान में रखेंगे रोपड़। और कोटदीजी जो है वो भी सिंधु नदी पे है। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंदावर का युद्ध, ठीक है, किस किस के बीच लड़ा गया था? देखिए यहाँ बात है चंदावर, इसको चंदेरी मत समझिएगा, चंदेरी अलग है जो बाबर लड़े थे, और ये क्या है आपका चंदावर है। तो चंदावर का युद्ध 1194 के आसपास लड़ा गया है, और 1194 में लड़ा गया है गौरी और जयचंद के बीच में। तो ऑप्शन नंबर आपको डी नज़र आ रहा होगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया युद्ध है क्या? चंदावर का युद्ध 1194 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में आने वाले यात्री कौन थे? आपका है सांग्यून, हर्षवर्धन, इत्सिंग और फायन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे क्या करेंगे, लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 जो हर दिन का लास्ट जीके होगा उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 संख्याओं का औसत 24 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 20 है, अगली 8 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष संख्या कितना होगा? तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में ये जो है आपका 11 संख्या और 8 संख्या 19 संख्या, मतलब दो संख्याओं का आपसे औसत पूछ रहा है। देखिए ओरिजिनल एवरेज क्या है, 20 है, तो 24 है, तो 24 ही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 21 संख्या का एवरेज क्या है आपका? 24 है।
पहला 11 संख्या का 18 है, तो देखिए कितना कम है, 6 कम है। सॉरी, पहला 11 संख्या का 20 है, तो कितना कम है, 4 कम है। तो 4 कम है तो 11 लोगों में 4 कम होगा तो कितना कम होगा, 44 कम होगा। और वो 44 मैं इधर कहीं लिख दे रहा हूँ, 44 कम है, ठीक है। फिर कह रहा है 8 ऐसा संख्या है जिसका एवरेज 18 है। फिर ये क्या है, 6 कम है, तो 6 कम है तो हमारा कितना आ जाएगा, 8। 6 कम है तो 8 छः 48, 48 कम है। अब बात समझिए, ये तो इसका ओरिजिनल एवरेज होगा ही, जो 2 आने वाला है ये आने वाला है, 24 लेकर 24 लेकर एवरेज 24 हो गया। साथ ही साथ ये जो आपका घट रहा है, ये 44 कम था 48 कम था, ये भी तो इन्हीं को लाना है। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास 92, और 92 को हम लोग हाफ करेंगे क्योंकि 2 लोग हैं तो हमने 2 से डिवाइड कर लिया, 46। यानी कि 46 ज़्यादा लाना होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 46 + 24 क्या होगा, 70 हो जाएगा। आंसर नंबर ए सही होगा। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये एवरेज मेथड से बताया है, इसको पॉज करके दोबारा रिपीट करके देखिएगा क्या समझाने की कोशिश किया है। और जब बात करेंगे लॉन्ग टर्म में तो कुछ मत कीजिए, 21 गुना 24 कर लीजिए, ठीक है, -11 गुना 20 कर लीजिए, और -8 गुना 18 कर लीजिए, और बाय में 2 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इतना बड़ा कभी नहीं बताता हूँ, एवरेज मेथड से बताता हूँ, थोड़ा सा सिर्फ सोचना है आपको और आंसर निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राम की आय 300 रुपये है और उसकी बचत 100 रुपये है, मतलब इनकम 300 है, खर्च 200 कर रहा होगा और बच रहा होगा 100 रुपया। क्लियर। अब कह रहा है उसकी आय 50% से बढ़ेगी, इसका 50% मतलब 150 रुपया बढ़ा, प्लस में लिख दे रहा हूँ। और कह रहा है उसका व्यय भी 75% से बढ़ा, तो 200 का 75% कितना होगा, ये भी 150 होगा। तो देखिए 150 रुपये आपका इनकम बढ़ा, 150 रुपये खर्च भी बढ़ गया, तो सेविंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, 0 होगा, क्योंकि जितना उसका इनकम बढ़ रहा है रुपया में उतना ही उसका खर्च बढ़ रहा है रुपया में। 150 रुपया बढ़ा इनकम तो 150 रुपये खर्च बढ़ा, सेविंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक साथ करके उछाला जाता है 2 बार। 3 सिक्कों को उछाला जाता है 2 बार, चित और 1 बार पट आने का क्या प्रायिकता है। चित का मतलब हो गया हेड और 1 बार पत का मतलब टेल। तो देखिए एक बार तो ऐसा हो सकता है हेड हेड टेल हो, एक हो सकता है हेड टेल हेड हो, और एक हो सकता है टेल हेड हेड हो, ठीक है। टोटल कितनी बार, 3 बार ऐसा प्रायिकता है आने का, तो 3। और टोटल जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल 8 होगा, तो 3/8 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्लियर। आपको बोल रहा है 2 हेड और 1 टेल आने का, तो टोटल 3 सिचुएशन है, तीनों को मैंने लिख दिया है स्क्रीन पे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको HCF पूछ रहा है, तो HCF का मतलब याद रखिएगा, फ्रैक्शन में HCF का मतलब होता है ऊपर वाले का HCF निकलेगा महत्तम और नीचे वाले का LCM निकलेगा। तो ऊपर वाले का HCF देख रहे हैं हम लोग 5, सब में कॉमन है मिनिमम, तो 5। और LCM जब बात करेंगे 36 है, तो 18 का कोई काम नहीं, 6 का कोई काम नहीं, 36। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको, 5/36, ये क्या है आपका LCM है, सॉरी HCF है इस फ्रैक्शन का। जब भी HCF बोलेगा तो ऊपर वाले का HCF होता है अंश का, और हर यानी कि डिनोमिनेटर का आपका LCM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंकज को अपना मोबाइल बेचने पर 18% का लॉस होता है, यदि वह इसे इतना रुपया अधिक में बेचे तो उसे 35% का प्रॉफिट होगा। देखिए 18% का लॉस और 35% का प्रॉफिट दोनों को ऐड करना होगा, एक माइनस में है और एक प्लस में है। दोनों का डिफरेंस जानना हो तो हम लोग को क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। 53% का जो चेंजेस है वो 2491 की वजह से आता है, ठीक है। तो आपको 1 का निकालना होगा, 53 से इसको कट करेंगे, 53 4 जार 212, बचा कितना 37, 37 1371, तो 7 टाइम्स में, यानी कि आंसर क्या होगा 4700 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। चलिए आई होप सो, आपको इस सेट में मज़ा आ रहा होगा। ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।